था रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, और अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी रिएक्शन को तो वो नंबर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सपोनेंट में चला जाएगा। और अगर हम किसी रिएक्शन को ऐड करते हैं दूसरे रिएक्शन के साथ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थर्ड रिएक्शन का उन सब एडिशन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जिस रिएक्शन को तुमने ऐड किया था उन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, लाइक K3 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाई K2। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो, नहीं है ओके। तो इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा था और मैंने बोला था कि अगर थर्मोकेमिस्ट्री में कोई डाउट तो पूछ लोगे। डीपीपी दिया गया था, डीपीपी बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, 1 या 2 लोगों ने किया था। ठीक है, आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने डीपीपी अटेम्प्ट किया है। अगर किसी को डाउट है डीपीपी में तो पूछ सकते हो। तो टोटल स्टूडेंट काउंट यहाँ दिख रहा है 10, मतलब 10 लोगों ने डीपीपी को सॉल्व किया है। ठीक है, और ये जो डीपीपी नंबर 5C है इसको 9 लोगों ने, मतलब बहुत लोग अभी भी इनएक्टिव पड़े हुए हैं घर पर। ठीक है, उनको आंखों में दर्द हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो दवाई लो बेटा, है ना, क्योंकि ये कंपटीशन है। अगर तुम पीछे रह जाओगे तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, है ना। तुम लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी ढीले रह जाओगे तो पीछे वाले ना तुमको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कुछ भी करो, पढ़ते रहो। ठीक है, मेहनत करो। ओके, तो क्या डाउट बेटा पूछ सकते हो? क्वेश्चन नंबर 5 डीपीपी नंबर 4th डीपीपी ना, ये 5D या 5C? 5D सर। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम at 17 degree Celsius is 67710 calorie. The heat of combustion at constant pressure is, तो इसका मतलब ये हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब ये डेल्टा यू है। ठीक है, याद आ रहा डेल्टा यू क्या होता है ना। तो डेल्टा यू हम लोगों ने पढ़ा था। तो डेल्टा यू और डेल्टा ई में एक रिलेशन होता है, डेल्टा यू और डेल्टा एच में, मतलब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में एक रिलेशन होता है। याद है वो रिलेशन? यस। क्या रिलेशन होता है बेटा, बता सकते हो कोई? सर डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस एनआरटी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, यही रिलेशन है। यस ओके, यस। तो अब यहाँ पर इससे रखने पर नहीं आंसर आ रहा है क्या बेटा? आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ देखो हीट ऑफ कंबशन मतलब ये जो एनर्जी दिया गया वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट ऑफ कंबशन दिया गया है, मतलब ये एनर्जी रिलीज होगा। तो जो डेल्टा ई डेल्टा एच है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नेगेटिव होगा तो निकालना डेल्टा एच इज इक्वल टू -67710। ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी क्या होगा, इसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा डेल्टा एन जी का वैल्यू। तो कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है, इसका कंबशन करोगे O2 क्या देगा बेटा? ये इसका कंबशन करोगे तो क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, CO2। तो हीट ऑफ कंबशन में जो रिएक्टेंट वो 1 मोल होना चाहिए, मतलब जो CO है वो 1 रहेगा। बाकी सबको इस हिसाब से बैलेंस करोगे तो CO 1 मोल हो गया, तो O2 कितना लगेगा? यहाँ पर ½ मोल O2 लगेगा ना, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। तो डेल्टा एनजी कितना आ जा रहा है बेटा यहाँ से? तो डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा? 1 - 1, तो ये -1/2 आ जा रहा है। तो डेल्टा एनजी -1/2। ठीक है, तो -1/2 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। आर का वैल्यू यहाँ पर रखोगे 8.31, और जो टेम्परेचर है 17 + 273, तो 290 आ जा रहा है टेम्परेचर, है ना। सर आर अपन को रखेंगे ना? यस कैलोरी में। हाँ, ये आंसर कैलोरी में। आर का वैल्यू गलत रखा हूँ मैं?
सर 2 आना चाहिए। अच्छा, ये आर का वैल्यू गलत रखा हूँ, ठीक है, आर का वैल्यू मैं सही रख दे रहा हूँ। तो जो आर है, आर यहाँ पे क्या ले लो बेटा, यहाँ पर 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो जो आर है, आर का वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, काट दिया मैंने इसको, आर का वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आर का वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है बेटा, एक मिनट बेटा, कुछ पेन में लगता है कुछ दिक्कत हो गया है, चल नहीं रहा पेन। हाँ ठीक है, चलने लगा। आर को मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो अब आंसर निकालते हैं इसका, यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इससे तुम्हारा आंसर नहीं आया ये करने पर? सर मैंने एक्चुअली 1 मोल ले लिया था, मैं 2 मोल्स। ठीक है, तो अब सही आएगा। 6 मैं कर देता हूँ, 67710, ठीक है। तो ये माइनस मैं बाद में लगा दूंगा, पहले मैं इसको एडिशन कर लेता हूँ। 1 डिवाइड बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 0.5, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 290, ठीक है। ये तो है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, देख लो तुम लोग। 68000 कैलोरी आ रहा है, ये नेगेटिव में रहेगा है ना, तो 68000, तो ये कैलोरी में कर दो, तो 68000 ये ए पार्ट आ रहा है बेटा, है ना, तो ये पार्ट तुम्हारा यहाँ पर आंसर होगा। आ गया बेटा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ पे हमने हाफ वोल्ट क्यों लिया? यहाँ पे बेटा याद रखो, जब तुमने डेफिनेशन लिखा था कंबशन रिएक्शन, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन, तो डेफिनेशन क्या था, जो रिएक्टेंट है ना, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल कंपाउंड को बर्न करने पर जो एनर्जी रिलीज होगा उसी तुम हीट ऑफ कंबशन बोलोगे। तो कंबशन रिएक्शन क्या होगा, कंबशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल होना चाहिए, जो CO है वो 1 मोल होगा, ठीक है। तो CO बर्न होकर क्या बनाएगा बेटा, CO जब बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तब रिएक्शन को बैलेंस करो, जब रिएक्शन को बैलेंस करो तो हाफ O2 ही तो आएगा। तुमने यहाँ पर रिएक्टेंट को फिक्स कर दिया कि जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी O2 जो है हाफ मोल आ रहा है, ठीक है। आगे पूछे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर आर को 2 क्यों लिया? क्योंकि ये कैलोरी बेटा, कैलोरी आर का 3 वैल्यू होता है ना। आर का जो वैल्यू है, एक तो तुम्हारा हो जाएगा एटीएम में, तो 0.0821, हाँ, तो दूसरा होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, 8.31, और कैलोरी में होगा 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 9th। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। 9 को देखो, द एंथैल्पी, इसको कर लिया था तुम लोगों ने बेटा, ये कर लिया है तुम लोगों ने ना, डिलीट कर दो ना इसको, या नोट करना है? हो गया सर। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। दिया गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 लिक्विड मतलब बेंजीन इज दिस, when 0.39 gram of benzene is burned in excess of oxygen and open vessel, the amount of heat liberated is, तो कितना हीट रिलीज हो गया पूछ रहा है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दिया गया, तो बेंजीन क्या होगा बेटा, अगर तुम कंबशन से लिख रहे हो तो बेंजीन कितने मोल होना चाहिए, C6H6 लिक्विड, ये कितना मोल होना चाहिए बेटा, 1 मोल ना, अगर कंबशन कराओगे तो अगर इसका कंबशन रिएक्शन लिखोगे तो C6H6 ये 1 मोल हो गया, ठीक है। इसको तुम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसको बैलेंस भी कर सकते हो। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पर डेल्टा एच, तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा, ये तुम्हें बताना है, सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पर, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया यहाँ पर, सॉरी दिया गया, तो इसको मैं लिखता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू -3250 किलो जूल, ठीक है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू 3250 किलो जूल, ये दिया गया है। मतलब अगर 1 मोल बेंजीन को तुम बर्न करोगे ना बेटा, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल से कितना एनर्जी निकलेगा,
3250 किलो जूल, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे तो 0.39 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया गया, 1 मोल नहीं दिया गया है। तो 1 मोल से इतना निकल रहा है तो 0.39 ग्राम से कितना रिलीज होगा, तो मोल्स निकाल लो। यहाँ पे कितने मोल्स दिया गया है, तो 39। बेंजीन का जो मोलर मास 78 होता है, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पर तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 मोल 1/2 मोल है ना, ये 1/2 मोल है, ठीक है। तो 1/2 मोल ला रहा है ये। तो हाफ मोल, 1 मोल कितना एनर्जी है, तो हाफ मोल क्या हो, इसका हाफ कर दो, है ना। सो एनर्जी इज इक्वल टू जो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, अमाउंट, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा इसका हाफ कर दो, ठीक है, -3250, तो 16 के आसपास होगा। तो बी पार्ट ये है 16, तो 1 किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये 2 पार्ट इसमें सेम दे दिया है, ये ए सी, अच्छा, एक जूल में 1 किलो जूल में, तो बी पार्ट जो है किलो जूल में है, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट होगा, ठीक बेटा, समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। Yes. ओके, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पर, कुछ गड़बड़, यहाँ पर पॉइंट नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर, या तो यहाँ पर पॉइंट होगा, या तो यहाँ पर पॉइंट होगा -3250 में, नहीं तो यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, वहाँ पॉइंट नहीं, तो यहाँ मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा। सर, क्वेश्चन ये गड़बड़ दे दिया है। गिवन मास 0.39 है। अच्छा 0.39, तो ठीक है, 0.39 ले ओके लिया। ओके, हाँ 0.3 है, 0.39 दिया गया है, तब सही है यहाँ पर, ठीक है, इंटू 10⁻², ठीक बेटा। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पर, जो आंसर आ जाएगा तो 16.25 किलो जूल, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो ये लास्ट क्वेश्चन दूसरे आ गया है। DPP में हाँ पूछ लो, दूसरा डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन है बेटा। सर 9th। दूसरी डीपी मतलब ये 5C। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं क्वेश्चन तुम लोगों को पहले से ही मैं कम दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है स्कूल में भी लोड बढ़ गया है, कर नहीं पा रहे हो, तो मैं यहाँ पर सिलेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा पूरा पूरा रिविजन हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखो 15 क्वेश्चन है, उस वाले में कुल 10 क्वेश्चन था, 10 + 15 25 क्वेश्चन। तो अगर इतना मिनिमम वर्क भी नहीं करोगे तो क्या करोगे तुम लोग, मिनिमम वर्क तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। सर 9। 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो यहाँ दिया गया है प्रेडिक्ट साइन ऑफ डेल्टा एस नॉट, साइन ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यही ना बेटा क्वेश्चन, देख लो एक बार, बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन है ना। ओके, तो यहाँ देखो डेल्टा एस नॉट का साइन क्या होगा, रिएक्टेंट में देखो 2 + 3 5 मोल यहाँ पर गैसेस है, प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो 2 + 2 4 मोल ऑफ गैसेस है, मतलब नंबर ऑफ गैसेस मोल डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। नंबर ऑफ गैस मोल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि जो गैसेस है, नंबर ऑफ गैस अगर कम होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज होगा ना। अगर किसी रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो गैस है रैंडमनेस को इंक्रीज करता है, जितना ज्यादा गैस सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा। अगर गैसेस तुमने कम कर दिया तो रैंडमनेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर गैसियस पार्टिकल कम हो रहे हैं तो रैंडमनेस डिक्रीज होगा, मतलब डेल्टा एस नॉट नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन। सर 11th। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब क्या हुआ है तो हाँ ये हो गया। और कोई डाउट है किसी का, दूसरे का किसी कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो, और भी किसी कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो इस डीपीपी में, नहीं है बेटा बात। हाँ बोलो बोलो, नहीं है डाउट, ओके। तो जो लोग डीपीपी नहीं कर रहे हैं ना, उनका रिपोर्ट मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मालूम चल जाए कितने लोग डीपीपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में आ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर वो एक मूवी होता है ना, सिनेमा में बैठ गए, पॉपकॉर्न हाथ में ले लिए हो, है ना, मूवी चल रहा है और पॉपकॉर्न खा रहे हो, मजा आ रहा है, वाह कितना मजा आ गया,
उसी तरह से एंजॉय कर रहे हो क्लास में, लेकिन अगर तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे तो ये एंजॉयमेंट जो है ना भारी पड़ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, जहां पर तुम्हें डाउट लग रहा है कि हाँ ये डाउट है या प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत पूछो। जो थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, इसको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा, तुम देखोगे कि जो क्वेश्चन आया हुआ है ना इसका, इस बार भी आया हुआ थर्मोडायनेमिक्स का, लास्ट ईयर भी आया, मतलब हर साल इसका अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एडवांस देखो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, जो बढ़िया क्वेश्चन बनता है एडवांस का वो थर्मोडायनेमिक्स आता है। अगर तुम्हें एडवांस में कुछ अच्छा करना है तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। तो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है ओके। अच्छा, तुम लोग जो टॉपिक चला गया होगा मैसेज, तुम लोग मैसेज आता है बेटा कि आज क्या पढ़ाया जाएगा? लिंक है, लिंक के साथ टॉपिक भी आता है लिख कर? टॉपिक नहीं आता। नो सर। टॉपिक, अच्छा टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, तो एक्चुअली दिया गया था आज टॉपिक कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ाना है, लेकिन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ इसमें बाकी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ केपी एंड केसी। तो देख लेते हैं पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ बोलो सर, अभी टेस्ट में कौन सा टॉपिक आएगा? हाँ, तो टेस्ट में देख लो बेटा कि टेस्ट में क्या क्या आएगा। तो टेस्ट में थर्मोकेमिस्ट्री आएगा। ठीक है, टेस्ट में जो पहला टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। ये पेन को आज क्या हो गया मेरे, तो आज थर्मोकेमिस्ट्री जो मैं पढ़ाऊंगा आज का क्लास में वो नहीं आएगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज का जो मैं पढ़ाऊंगा मतलब ये जो केपी इसके आगे का जो चीजें हैं वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, आज का जो मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं पूछा जाएगा, जो पहले पढ़ाया जा चुका है बस उतना ही पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, और किसी कोई प्रॉब्लम डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक हो गया था यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे हम लोग पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ केपी। तो जो केपी है, केसी का मतलब पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए कि केसी का मतलब क्या है। तो मालूम है बेटा केसी क्या था? केसी था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, है ना, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर जो तुमने एक्टिव मास लिया था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो यहाँ पर P मतलब प्रेशर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव मास किसके फॉर्म में रहेगा? प्रेशर के फॉर्म में एक्टिव मास तुम लिखोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल आसान सा एक्सप्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, कंसिडर करने के लिए इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट हो गया, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है। तो पी ए क्या है बेटा? यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, मतलब जो ए है ए का पार्शियल प्रेशर दिया गया है। पीबी क्या होगा बेटा? बी का पार्शियल प्रेशर। पीसी क्या है? सी का पार्शियल प्रेशर। और पीडी डी का पार्शियल प्रेशर है। तो जिस तरह तुमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा था ना, केसी का लिखा था, केसी अगर तुम्हें लिखना हो यहाँ पर तो तुम्हें डिफाइन करना हो केसी, तो केसी कैसे लिखोगे? सो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ये था केसी। इसी तरह लिखोगे ना इस रिएक्शन का, अगर तुम्हें केसी डिफाइन करना हो तो ये बस यहाँ पर तुमने एक्टिव मास को कंसंट्रेशन इन मोलरिटी यूज किया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो केपी है, केपी इज अगेन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन केपी तुम कैसे लिखोगे? जिस तरह तुमने केसी लिखा था ना, उसी तरह से केपी को भी डिफाइन करोगे। तो केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज़ टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज़ टू द पावर डी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज़ टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज़ टू द पावर बी। मतलब ये क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर तुम बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन
multiplication of a partial pressure of product raised to the power their stoichiometric coefficient divided by multiplication of partial pressure of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इसको डिफाइन किया गया जिस तरह से तुमने केसी को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो लिख लोगे किसी भी रिएक्शन का केपी केसी। याद रखो अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास क्या होगा, अगर कोई सॉलिड दिया गया है तो सॉलिड का एक्टिव मास क्या होगा, यूनिट होगा, बताया था ना मैंने। यस जैसे यहाँ पर दिया गया है CaCO3 सॉलिड, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO इन सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर केसी कैसे लिखोगे, केसी इक्वल टू क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो ये तो होगा यहाँ पर केपी और केसी। ठीक है, तो अब कैसे लिखोगे यहाँ पर, तो प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड केवल है CO2, है ना, रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो CO2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और 1 को लिखा नहीं जाता, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट देखो सॉलिड है तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 है ना, समझ में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट CO2, क्योंकि जो CaO और CaCO3 है इसकी जगह पर तुम 1 रख दोगे। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम्हें Kp लिखना हो, Kp, तो Kp क्या लिखोगे, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे ना क्योंकि सॉलिड है, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CaCO3, ये भी सॉलिड है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1। इसका मतलब क्या होगा बेटा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये समझ में आ रहा है सबको बेटा, अगर नहीं समझ तो पूछ लो मुझसे। यस ओके, तो सबको समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोगों को एक रिलेशन, देखो तुमने इस रिलेशन बना लिया कि Kp का ये रिलेशन है, तो Kp का और Kc का जो रिलेशन है ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है देखने में, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर तुम रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो एक रिलेशन आता है Kp और Kc में। रिलेशन देखेंगे बेटा क्या है रिलेशन यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर काफी आसान सा रिलेशन है, तो सिंपली हम छोटे से चलेंगे, यहाँ पर धीमे धीमे चलेंगे, समझ में आ जाएगा। फॉर ए जनरल इक्वेशन, ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन दिया गया ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पर ABCD क्या है, गैसियस सब्सटेंस होंगे। ABCD क्या है बेटा, गैसियस सब्सटेंस है, सब क्या है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने Kp को भी डिफाइन कर लिया कि ये Kp है ना। Kc को भी तुमने डिफाइन कर लिया, देखो Kc को भी तुम डिफाइन कर सकते हैं बगल में। यहाँ पे अगर Kc लिखना हो तो Kc इक्वल टू क्या होगा, बताओ बेटा, तुम लोग खुद से बोलो, स्क्वायर ब्रैकेट C पावर C मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट D पावर D डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट A पावर A इंटू स्क्वायर ब्रैकेट B पावर B। ठीक है, इसको 2 में बोल दे रहा हूँ। तो ये Kc हो गया, ये Kp हो गया। तो अब देखो अगर तुम बात करोगे Kp और Kc रिलेशन के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, उसको किसी तरह से पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ पर कि जो ABCD है वो आइडियल गैसेस है। ये क्या है बेटा, आइडियल गैस है। BCD ये सब क्या है, आइडियल गैस है। तो अगर ABCD सब के सब आइडियल गैस है तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, है ना। ये सब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम गैस A के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर गैस A, तो PV इक्वल टू nRT, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ से तुम इसको ड्राइव करोगे। चलो इसको देखो, जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी को, PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ से प्रेशर के लिए सॉल्व करो तो प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू N/V RT। तो N/V क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स। हाँ, मोलरिटी होता है, मोलरिटी, कंसंट्रेशन इन मोलरिटी। ठीक है, तो अगर तुम गैस A के लिए अप्लाई करोगे तो PA इक्वल टू PA मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस A मल्टीप्लाइड बाय RT। अगर PB के लिए तुम लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैस B मल्टीप्लाइड बाय RT, है ना, दिख रहा है बेटा यहाँ से। यस इस इक्वेशन से उसी तरह से PC क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ गैस C
मल्टीप्लाइड बाई RT एंड PT इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D मल्टीप्लाइड बाई RT। तो अब यहाँ पे देखो Kp को किस फॉर्म लिख दिया गया, जो Kp में यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है CDPA, इन सब को, ठीक है, जो प्रेशर तुमने यहाँ पर डिराइव किया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ABCD, है ना, तो इन सबको देखो, इन सबको इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो अब यहाँ पर तुमने पीओ कर दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट C RT पावर C स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह तुमने सबको रख दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे, मतलब कि जो RT पावर C RT पावर D RT पावर A RT पावर B, ये जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है उसको कॉमन कर लो, बाहर निकाल दो, ठीक है। तो RT पावर C प्लस D, तो जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, A प्लस B क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना उसको, है ना बेटा, ये तो मैथ है, ठीक है। यस यस सर। तो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, तो Kp इज इक्वल टू, अब देखो ये जो फैक्टर क्या है, ये वाला जो आगे वाला है, C पावर C D पावर D A पावर A B पावर B, देखो ऊपर तो ये Kc है ना, तो यहाँ पर तुम Kc रख दोगे, तो Kc तुमने रख दिया, तो Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाई RT पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। तो C प्लस D है क्या, देखो रिएक्शन में देख लेते हैं, C प्लस D क्या है, ये है सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ये तो है ना, सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, और A प्लस B क्या है, स्मॉल b क्या है बेटा यहाँ पर, सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, तो इसी को लिखते हैं बेटा डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng इज इक्वल टू सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोवाइडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके सब गैसियस स्टेट में हो। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड में है तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट है वो G लगाया गया है। G मतलब कि जो तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो वो सब गैसियस स्टेट में होना चाहिए, मतलब A B C D गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी सॉलिड या लिक्विड में है तो उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है नीचे, इसको एक्सप्लेन किया गया है, वेयर डेल्टा Ng इज इक्वल टू C प्लस D माइनस A प्लस B इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, हेंस Kp इज इक्वल टू Kc पावर डेल्टा Ng, दिख रहा है बेटा, Kp इज इक्वल टू Kc पावर Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो ये रिलेशन है Kp और Kc, तो इस रिलेशन को याद रखना है, ठीक बेटा, तो याद रख लोगे इस रिलेशन को, यस। बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह तो नहीं पूछता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन है नहीं, तो यहाँ तुम्हें याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है कि क्या है, कैसे आया ये, इसको छोड़ दो, ठीक बेटा। मोलारिटी को हमने कैपिटल A और जो मोलरिटी है याद रखो बेटा, जो कैपिटल ए है क्या है बेटा, एक्टिव मास ऑफ ए, ये होता क्या है, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। ये मैंने पहले डिफाइन किया था कि कैपिटल ए है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में A B C D है क्या, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो अगर तुमने लास्ट क्लास मिस कर दिया है या फिर तुमने रिवाइज करके नहीं आया तो थोड़ा देख लेना, तो यहाँ पर मैंने कहीं पर बताया है, ठीक है, कुछ लोगों को याद भी आ रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बताया था एक्टिव मास इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर है, ठीक है, तो एक्टिव मास यहाँ पर डिफाइन किया गया है, एक्टिव मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है डेल्टा H इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस मोलरिटी ऑफ H प्लस। तो जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए तुम्हें, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक्टिव मास है, ठीक है। ओके, आप किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो तुम्हें इस इक्वेशन को याद रखना है, इक्वेशन क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद रखना है, तो याद कर लो, ठीक है। तो अगर डेल्टा Ng को तुम्हें मालूम चल जाए, अगर डेल्टा Ng 0 हो गया, अगर डेल्टा Ng अगर
जीरो रख दोगे यहाँ पर तो आरटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर 0 कर दोगे तो नंबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा इक्वेशन, केपी इज इक्वल टू केसी। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव नंबर हो, तो क्या होगा, केपी की वैल्यू बड़ा हो जाएगा, केपी इज ग्रेटर देन केसी। अगर डेल्टा एन जी छोटा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, 0 से कम हो जाए, तो नेगेटिव अगर डेल्टा एन जी है तो केपी का वैल्यू कम हो जाएगा केसी से। ये तो बहुत आसान है, इसको याद करने की जरूरत है नहीं, हम लोग इस इक्वेशन को याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा सबको कि केपी केसी का वैल्यू कैसे चेंज होगा? यस सर। ओके, तो इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, दिख रहा है इलस्ट्रेशन? इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना होगा। आज कुछ प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम में, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, दोबारा ओपन करता हूँ। हाँ, ये वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर टोटल 10 इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो हर एक इलस्ट्रेशन पर हम लोग जाएंगे 1 बाय 1। अब कुछ इलस्ट्रेशन तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए दूंगा, क्वेश्चन ओपन कर दूंगा, तुम लोग घर से करके आओगे, तो 3-4 मैं कर दूंगा, बाकी सब तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, एट 27 डिग्री सेल्सियस केपी वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज 0.1 atm, कैलकुलेट केसी। ठीक है, तो कर सकते हैं यहाँ पर, तुम्हें रिलेशन मालूम है, रिलेशन क्या है? यस सर। ठीक है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी पावर डेल्टा एनजी। तो बेसिकली तुम्हें बताना है डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है यहाँ पर क्या होगा? 1 है ना, तो यहाँ देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 + 1 -1, सॉरी -0, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड को इग्नोर कर दोगे, तो यहाँ पर जो गैसेस सब्सटेंस है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 0 + 1 -0, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, याद रखना 1 आएगा। ओके, आर का वैल्यू याद रखो बेटा, यहाँ पर जो आर का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर तुम पार्शियल प्रेशर एटीएम में ले रहे हो, एटीएम। ठीक है, यहाँ पर तुम वोलेटिलिटी यूज करोगे कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो आर का वैल्यू 0.0821 यूज होगा। याद रखोगे, आर का वैल्यू क्या यूज करोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ केपी एंड केसी। तो अगर केपी का वैल्यू एटीएम में दिया गया है तो आर का वैल्यू 0.0821 रखोगे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर कितने केल्विन हो जाएगा बेटा, 27 + 273 कितना हो जाएगा टेम्परेचर बेटा, 300 केल्विन हो गया टेम्परेचर। डेल्टा एनजी वैल्यू तुमने रख दिया यहाँ पर 1। ठीक है, तो केपी इक्वल टू केसी निकाल दोगे, यहाँ पर सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर ना। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ क्योंकि तुमको समझ में आ गया। ठीक है, तो केपी इक्वल टू केसी यहाँ से आ जाएगा, वो केसी इक्वल टू केपी डिवाइड बाई आरटी। तो केसी दिया गया है, केपी निकालना है, तो वो आर का वैल्यू लिखा है 0.0, यही 0 मिस हो गया क्या यहाँ पर, मैं लगा देता हूँ। ठीक है, 0.082 मल्टीप्लाइड बाई 300। तो मैं चेक करता हूँ सही आ रहा है कि नहीं। तो 0. सही आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इसको सब लोग नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2, a vessel at 100 Kelvin contains carbon dioxide with pressure 0.5 atm. Some of carbon dioxide is converted into carbon monoxide.
on addition of graphite, what is the value of Kp in total pressure if the total pressure of at equilibrium is 0.8 atm? ठीक है, तो टोटल प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, टेम्परेचर भी दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग करना क्या पड़ेगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया तो वहां पर हम लोग पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग केयरफुली क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन खुद से बनाएंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेफाइट से रिएक्ट कर रहा है। तो ग्रेफाइट बेसिकली होता क्या बेटा, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये होता है ग्रेफाइट, Yes. ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्रेफाइट से रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहे हैं यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO तुमने बना दिया। तो बस इक्वेशन तुम्हें बैलेंस करना होगा, तो बस तुम्हारा काम खत्म इक्वेशन का। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, तुरंत मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा हो सबको यहाँ तक? Yes. ओके। सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू CO2, मतलब पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, ए वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स CO2 विथ प्रेशर, मतलब कि स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 पर तुम्हारे पास क्या था, केवल कार्बन डाइऑक्साइड था, और उसका पार्शियल प्रेशर दिया गया था 0.5 atm, है ना। तो ये टाइम t इक्वल टू 0 पर दिया गया था, मतलब कि यहाँ पर दिया गया है इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल पार्शियल प्रेशर, एंड दैट इज 0.5 atm, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो दिया गया हो तो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया गया, उसको तुमने नोट कर लिया। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या था तुम्हारे पास बेटा वेसल में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन तुमने वहां डाला था, ग्रेफाइट डाला था, ग्रेफाइट तुमने बाद में डाला। जब ग्रेफाइट डालोगे तभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो मतलब टाइम t इक्वल 0 पर वहां पर थोड़ा सा भी ग्रेफाइट नहीं था, थोड़ा सा भी CO नहीं था। याद रखो जो CO2 है वो गैसियस स्टेट में है, कार्बन सॉलिड होगा, ग्रेफाइट सॉलिड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। फिर जब तुमने इसमें थोड़ा सा कार्बन डालोगे, ठीक है, टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा, है ना, कुछ रिएक्ट करेगा यहाँ से, और क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा। जितना रिएक्ट करेगा, देखो इस रिएक्शन को देखो, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा उसका डबल CO2 बन रहा है, दोनों को देखो, है ना। अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, Yes, sir. हाँ। तो ये कितना, अगर तुमने x रिएक्ट करा तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा बेटा, 2x. 2x बनेगा, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर तुमने लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर CO2 का कुछ पार्शियल प्रेशर, तुमने पूरा इक्वेशन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म लिखा है कि इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.5 था, 0.5 से कुछ पार्ट इसका रिएक्ट कर जाएगा, इसका मतलब इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। जितना पार्शियल प्रेशर कम हुआ उसको तुमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। जितना पार्शियल प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा उसका डबल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो अगर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर x डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर 2x इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया गया है, कितना दिया गया बेटा, टोटल प्रेशर कितना दिया गया है, 0.8 atm। तो टोटल प्रेशर होगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, ये तो होगा। तो अब देखो इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया गया है, 0.5 माइनस x, ये तो होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा, कार्बन क्या क्या कोई पार्शियल प्रेशर होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड में है, सॉलिड का कोई प्रेशर होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर हम वर्ड यूज करते हैं वो गैस के लिए होगा, जिसको इग्नोर कर दोगे। सॉलिड को बेसिकली तुम्हें इग्नोर करना है, ठीक है, 0 लिख कर इग्नोर कर दोगे उसको। तुम्हें आंख बंद करना है, सॉलिड लिक्विड को देखकर आंखें बंद कर लेना है कि वहां सॉलिड लिक्विड है ही नहीं, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट में देखो
कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बन रहा है 2x, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का 2x है। ऐड करोगे तो 0.5 प्लस x एंड दैट इज इक्वल टू 0.8 atm। तो यहाँ से सॉल्व करें तो मालूम चल रहा है कि x इज इक्वल टू 0.3 atm है। ठीक है, तो 0.3 atm आ गया बेटा x का वैल्यू। लेकिन तुम्हें x नहीं निकालना, तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैसे निकलेगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस x दैट इज इक्वल टू 0. कितना लिखो बेटा यहाँ पर 0.2, 0.3। हाँ 0.3 सब्ट्रैक्ट कर दे 0.5 में तो 0.2 atm आएगा ना बेटा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 2x हो जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.6। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन तो 0, तुम इग्नोर कर दो इसको इग्नोर करना। ठीक है, 0 मत लिख देना, इग्नोर कर देना यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे Kp, तो Kp का जो एक्सप्रेशन लिखोगे यहाँ पर Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO स्क्वायर, इग्नोर करना है यहाँ पर कार्बन को, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO है 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2, तो ये कितना जाएगा बेटा 3 स्क्वायर मतलब 9 आ जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 9, लिखोगे यहाँ पर 9। ठीक है, इसका मैं आंसर मैच कर ले रहा हूँ कि आंसर क्या लिखा गया है यहाँ पर सोल्यूशन में। सोल्यूशन तो 1.8 लिखा गया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या मैंने। 0.3 और यहाँ पे CO बनेगा यहाँ पर 0.2 मोल, कुछ गड़बड़ किया 0.6 बेटा मैंने गड़बड़ 0.6 का स्क्वायर है। एक मिनट, मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन गड़बड़ किया यहाँ पर, मैथमेटिक्स है ना थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बेसिक गलती किया है जो करना नहीं चाहिए कभी भी, है ना। तुम लोग बेटा यहाँ पर ब्रैकेट लगा के चलोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर मुझसे। तो 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1.8। अब सही आएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, आगे बेटा सबका यस। नोट कर लो इसको। अच्छा वो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन को चेक कर लिया, तुम लोग गलत ही नोट कर लेते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। तो समझ में आ रहा है ना किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अभी मैं कुछ और इलस्ट्रेशन करूंगा, दिख रहा है ढेर सारे इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो करते करते आएगा ये, ऐसे एकाएक नहीं आ जाएगा। और तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम लोग खुद से नहीं करोगे, बस यहाँ पर मैजिक देखकर चले जाओगे घर पर ही हो, मतलब सो जाओगे। देखो इस क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन 3 को देखो, थोड़ा मैं स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन H2 plus I2 gives twice HI is 50 at 700 Kelvin. Calculate the equilibrium constant for the reaction. ये तुम लोग खुद से कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन का, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है 50, है ना, दिया गया 50 इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो है क्या रिलेशन है। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हाफ करो, है ना, डिवाइड बाय 2 करो। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करो, मतलब ये जो K1 यहाँ पर है, तो K1 को, जो मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ 1 को, ठीक है, 1 को डिवाइड करो, ठीक है, और फिर क्या करना है बेटा, उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, फिर इसको क्या करोगे, रिवर्स, हाफ से डिवाइड कर इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे तो जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, पिछले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा, है ना।
Yes. और फिर अगर तुम उसको हाफ करोगे तो हाफ क्या होगा बेटा, उसको एक्सपोनेंट में चला जाएगा, है ना। सर समझ में नहीं आ रहा। तो ये बेटा जो ऊपर मैंने 3 रिलेशन बताया था उस रिलेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन को रिवर्स करते हो, दिख रहा है बेटा, a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर। ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला था, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर एक्सपोनेंट में चला जाएगा। समझ आ रहा है ये? यस सर आ गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर दोनों चीजें हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन तुम कैसे, जो सेकंड इक्वेशन को कैसे बनाओगे, फर्स्ट को पहले रिवर्स करो, उल्टा करो, और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। ये तो कर रहे हो। इस इक्वेशन को उल्टा करो, क्योंकि यहाँ पर चाहिए, देखो प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर चाहिए रिएक्टेंट साइड में है, तो रिएक्टेंट साइड में चाहिए कैसे आएगा, जब इक्वेशन को उल्टा करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, इतना समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। यस। फिर इसको तुमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ देखो ट्वाइस एच आई है, जब इसको उल्टा करोगे तो ट्वाइस एच आई रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा, है ना। तो अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये डिजायर्ड इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं। तो यही है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/k1 पावर 1/2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया होगा, मैं सॉल्यूशन को ओपन कर दे रहा हूँ, तो मैं इक्वेशन साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है बेटा। तो वी हैव H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस HI। तो कैसे यहाँ पर दिया गया है 50। द न्यू इक्विलिब्रिया इज HI इज इन इक्विलिब्रियम विद 1/2 H2 प्लस 1/2 I2, है ना। तो ये क्या होगा, पहले वाले का रेसिप्रोकल करो, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब 1k1 पावर 1/2, ये तो है यहाँ पर, देखो, है ना। समझ में आ रहा है बेटा ये क्वेश्चन? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है ये, या मैं दोबारा बताऊं? आगे सर। सबको समझ में आ गया बेटा? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो इस टाइप क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है ना बेटा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये लास्ट क्लास में हो चुका है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो यहां दिया गया 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ H2 इन ए 4 लीटर कंटेनर, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं नीचे कॉपी कर ले रहा हूं यहाँ पर इस साइड। तो 1 मोल ऑफ N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया उसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। टाइम t इक्वल टू 0 पर 1 मोल N2 था और 3 मोल H2 था, ठीक है। 1 मोल N2 3 मोल H2, और जो वेसल है, वेसल का वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 लीटर। क्लियर? इतना सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम क्या लिखा गया है सबको समझ में आ गया बेटा? 1 मोल N2 is mixed with 3 मोल of H2 in a 4 लीटर कंटेनर। इस वाला अमोनिया भी कितना होगा, टाइम t को 0 पर अमोनिया कितना बना होगा, 0 मोल ना, 0. हाँ, तो तुमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। इफ 25% अमोनिया, 25% of N2 is converted into ammonia by the following equation. Calculate Kc and Kp for the equation. तो पहले हम लोग Kc निकालेंगे, फिर Kc से हम लोग Kp को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, R का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग ये सब वैल्यू पहले से याद किए हुए, तो उसका कोई देने का मतलब नहीं है R का वैल्यू, ठीक है। टेम्परेचर केवल हमें चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर टाइम t इक्वल 0 पर 1 मोल N2 था। जब इक्विलिब्रियम आएगा, टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर,
तो बोला गया है 25% N2 इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। तो कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा बेटा यहाँ पर? एक मोल का कितना चौथाई रिएक्ट करेगा? 1/4। तो एक मोल में से 1/4 मोल रिएक्ट करेगा ना, तो कितना बचेगा? एक मोल में से अगर एक चौथाई 3/4। रिएक्ट कर गया तो 3/4 बचेगा, है ना। तो अब इस रिएक्शन को देखोगे तो इस रिएक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एक मोल नाइट्रोजन है तो उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। तो अगर 1/4 नाइट्रोजन रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? 3/4। 3/4। 3/4 हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, है ना। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? यस। जिसको समझ नहीं बेटा पूछो। देखो फिर से बता रहा हूं, स्टार्टिंग में 1 मोल नाइट्रोजन था, 25% मतलब एक चौथाई, 1/4 नाइट्रोजन रिएक्ट किया, ठीक है। 1 में से 1/4 तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा? 3/4। तो ये 1 - 1/4 ही मैंने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हाइड्रोजन 3 मोल दिया गया है, ठीक है। तो कितना रिएक्ट कर रहा है बेटा? हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन का 3 टाइम्स। नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1/4 मोल, तो हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? 3/4 मोल। और जितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा उसका डबल अमोनिया बनेगा। तो नाइट्रोजन कितना रिएक्ट कर रहा है बेटा? 1/4। तो अमोनिया कितना बनेगा? 1/2। So half. अमोनिया बनेगा 1/4 का डबल, ठीक है। जितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा उसका डबल। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर क्लियर, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3 - 3/4 कितना होगा बेटा? तो 13 9/4। 9/4 आ गया। और ये हो जाएगा कितना बेटा, ये बताओ? 1/2। तो इसको 2/4 कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 दिया गया है तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो 3/4, 9/4 और ये 2/4 है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे एक्टिव मास, ठीक है। तो एक्टिव मास क्या होगा या फिर कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? नंबर, जो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम तुम्हें मालूम है 4, मालूम है ना वॉल्यूम यहाँ पर 4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है 3/4, वॉल्यूम यहाँ लिख दो 4। नंबर ऑफ मोल्स दिया गया 9/4, वॉल्यूम दिया गया है 4। नंबर ऑफ मोल्स दिया गया 2/4, वॉल्यूम दिया गया है 4, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तीनों का कंसंट्रेशन तुमने निकाल लिया। अब निकालना क्या होगा तुम्हें? Kc। तो Kc का तुम पहले एक्सप्रेशन बताओगे, तो क्या लिखो बेटा? Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट अमोनिया स्क्वायर, और बोलो स्क्वायर N2 concentration N2 into H2 H2 3। हाँ, H2 का होल क्यूब। तो अब ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो अमोनिया स्क्वायर, तो अमोनिया है 2/4/4, तो ये 2/16 हो जाएगा। तो 2/16 स्क्वायर डिवाइड बाई नाइट्रोजन कितना दिया गया? नाइट्रोजन दिया गया है 3/16, नाइट्रोजन यहाँ पर है तो ये 3/16। और हाइड्रोजन कितना दिया गया बेटा? हाइड्रोजन दिया गया है 9/16, 9/16 होल क्यूब, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 16 तरह कट कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ देखोगे तो 1/16 स्क्वायर है, और ओवल डिनोमिनेटर में देखोगे तो 1/16 पावर 4 है। तो ये हो जाएगा 1/16 आ जाएगा यहाँ पर। तो कट कैंसिल करने पर यहाँ पर जो न्यूमरेटर का 1/16 पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो 2 स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/16 होल स्क्वायर, ठीक है। प्रोसेस को और सॉल्व करोगे तो 2 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, और ये 16 स्क्वायर ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 16 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्यूब। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यूब, 3/4 आ जाएगा। ये कुछ आ जा रहा है इस तरह से।
तो इसका वैल्यू कुछ तरह इस तरह से आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 क्यूब डिवाइड बाई 3 पावर 4, इसको सॉल्व कर सकते हैं तुम लोग, है ना? कर लोगे सॉल्व इसको? मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहीं पर मैं बगल में सॉल्व कर देता हूँ। 4 क्यूब, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, एक मिनट इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 3, ये मैं ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करने पर 0.7901 आ रहा है, ठीक है? तो ये आ गया तुम्हारा केसी, ठीक है? तो अगर तुम्हें केसी मिल गया तो केपी निकाल लोगे? बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो मैं सोल्यूशन यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन अब गड़बड़ क्यों दिख रहा हुआ है? मैंने तो सही किया सब कुछ। a-x तो सही तो है यहाँ पर, इसने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया यहाँ पर? कुछ मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं था बेटा? जो मेरा कैलकुलेशन था उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं था ना? एक बार देख लेना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि तो चाहिए तो यहाँ पर भी वही दिया गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस होता है, तो यहाँ पर डायमेंशन लिखने कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली तुम्हें समझ में आ गया किस तरह से करना है ना? तो यहाँ पर 2x बाई वी लिखा हुआ 0.5 बाई 4, तो 0.5, ये 0.5 कहाँ से आ गया? 0.5 बाई 4 ये तो है, ठीक है। अमोनिया का इतना ही आ रहा है, 0.125 तो आ रहा है यहाँ पर मेरा भी। अमोनिया देखो, तो 0.5 बाई 4 अमोनिया का ये आ रहा है मेरा प्रेशर, ये अमोनिया का, ठीक है। और ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है 0. तो बी दिया गया 3 मोल्स, 3 माइनस 3 बाई 4, तो 9 बाई 4, 9 बाई 16, तो 9 बाई 16 का वैल्यू मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है यहाँ पर। 9 डिवाइड बाई 16, 0.5625 यहाँ पर भी आ रहा है। तीनों चीज तो सही है, तो गड़बड़ कहाँ पर हुआ? इस रखने पर हुआ क्या? 2/16 स्क्वायर, 3/16, 9/16 होल क्यूब, ये डिनोमिनेटर में आएगा 1/16 स्क्वायर, तो 1/16, ये तो गड़बड़ हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो सही था, यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया ये गड़बड़ हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर फालतू में शॉर्टकट में गड़बड़ जाता है। तो ये 4, एक मिनट, 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो गया? ये एक 9 और है, स्टार 9 स्टार। गड़बड़ से कुछ कैल्शियम तो रेट तो नहीं है, ठीक है। इसको बाद देख लेंगे, तुम लोग देख लेना कहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसका सोल्यूशन नोट कर लो, ठीक है। मुझे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से करूँगा, ठीक है।
इसको नोट कर लो, इसका सॉल्यूशन नोट कर लो। तो बेसिकली तुम लोग समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। पहले तुम्हें यहाँ पर निकालना कंसंट्रेशन। तो जो भी गड़बड़ हुआ मुझसे बेटा यहाँ पर इस केसी को यहाँ पर रखने के बाद हुआ है, ठीक है। ये वाली यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर जो मैंने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर 2/16 करने पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आया सब सही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद इसके बाद गड़बड़ आया, तो इसके बाद तुम नोट मत करना। इसके बाद वाला जो चीजें हैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, यहाँ तक तो करेक्ट है। इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ रखने पर मैंने कोई गड़बड़ किया तो यहाँ पर नोट कर लो, तो यहाँ से पूरा पूरा सही है, ठीक है। उतार लो इसको बेटा। तो समझ में आ गया किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में। सर हाँ बोलो। सर डेल्टा एनजी एक बार बता दो। डेल्टा एनजी कहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस रिएक्टेंट कितना होगा यहाँ पर 3 प्लस, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 + 1 होगा, ठीक है। ओके तो सर आ गया। तो हो जाएगा -2। तो डेल्टा एनजी हो जाएगा -2 ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स ऑफ रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो इसके उल्टा रिएक्शन का क्या होगा इक्विलिब्रियम का, तुम तुरंत बताओ बेटा, यहाँ पर तुरंत बताओ क्या होगा। 1/2.4 1/kp है ना, रेसिप्रोकल। ये तो होगा 1/, इसका उल्टा करना है यस। तो आ जाएगा आंसर, यहाँ पर नोट कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिएक्शन को उल्टा करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया है ना। इसका सॉल्यूशन में मैंने सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर आंसर दिया गया है, आंसर मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पर भी आंसर दिया गया होगा, सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का। इलस्ट्रेशन नंबर 6, एट 21.5 डिग्री सेल्सियस and total pressure of 0.0787 atm, N2O4 is 48.3% dissociated into NO2. Calculate Kp and Kc for this reaction. ठीक है, पहले तो इसका Kp बताना होगा, फिर इसका Kc बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, प्रेशर दिया गया है 21 पॉइंट, यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया गया है, प्रेशर दिया गया कितना एटीएम प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, अब कितना डिसोसिएट हुआ ये भी दिया गया, 48.3% ये डिसोसिएट हुआ है ना। ओके यस। तो इस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं केवल आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो N2O4 दिया गया है, N2O4, तो N2O4 का जो प्रेशर होगा, इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर दिया गया है P, ठीक है। तो ये 0 होगा, तो P माइनस मैं कर दे रहा हूं यहाँ पर X, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 2X होगा, यस। ओके। तो टोटल प्रेशर यहाँ पर दिया गया है P टोटल, तो टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा, P माइनस X प्लस 2X, that is equal to 0.0787 atm। तो ये हो जाएगा P प्लस X इज इक्वल टू 0.0787। तो ये टोटल प्रेशर आ गया, ठीक बेटा। अब इसके बाद ये दिया गया है कि एट इक्विलिब्रियम 48.3% डिसोसिएटेड, तो मतलब X का वैल्यू क्या होगा, जो इनिशियल है इसका 48.3% ही तो होगा X का वैल्यू, है ना। यस। X is equal to 48.3% of initial N2O4,
तो x में मिल गया है कि नहीं। तो इस x का वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो p प्लस 48.3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई p इज इक्वल टू 0.0787। तो यहाँ से p निकल आएगा, जो प्रेशर p है वो निकल आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है p, दैट इज इक्वल टू 0.0787 डिवाइड बाई, तो ये इसको 0.483 हो जाएगा ये, तो 1 प्लस, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर, तो गड़बड़ तो बता देना तुम लोग, ठीक है। जहाँ पर मैं गड़बड़ को बता देना, 1.483 आ जाएगा टी। तो P इज इक्वल टू 0.0787 डिवाइड बाई 1.483। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग P निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 0.0787 डिवाइड बाई 1.483, तो 0.531। तो ये प्रेशर यहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पर 0.531, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ पर तुम्हें निकालना है Kp। तो Kp कैसे निकालोगे, Kp तुम फार्मूला जानते हो बेटा, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, यहाँ पर 2x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू यहाँ दिया गया है 48 मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2x स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाई N2O4 का वैल्यू क्या है, P माइनस एक्स, ठीक है। तो 2 और जो x का वैल्यू हम लोग यहाँ से x का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू यहाँ से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू है 0.483, p का वैल्यू यहाँ से रख दो, p का वैल्यू है 0.0531 डिवाइड बाई p माइनस एक्स, तो p माइनस एक्स, तो p का तुमने निकाला है यहाँ पर, ठीक है। तो p माइनस एक्स कितना होगा, तो p माइनस एक्स का तुम्हें मालूम है, x का वैल्यू यहाँ पर होगा 0.483p, ठीक है। तो अगर p को कॉमन कर दोगे तो 1 माइनस 0.483, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.483 मल्टीप्लाइड बाई 0.0531। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, यहाँ कुछ मैजिक नहीं चल रहा है, ठीक है। 0.50531 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.483, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसमें कोई दिक्कत तो है तो बता देना किसी को, अगर लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया मुझे बता देना, और तुम्हें लग रहा है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तुम पूछ लेना, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.483 मल्टीप्लाइड बाई 0.0531। बेटा ये स्क्वायर तुम बताते नहीं हो ना, देखो तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, ये स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अभी गड़बड़ हो जाता है पूरा का पूरा, मैं ढूंढने फिरने लग जाता है यहाँ पर कि कहाँ चला गया, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर डिवाइड बाई, तो किससे डिवाइड कर रहे हो, 0.0531, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है बेटा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 0.483,
तो ये नेस्टेड ब्रैकेट है, पता नहीं सही होगा लेगा या नहीं लेगा, कर देते हैं यहाँ पर, नहीं ले रहा है यहाँ पर सोल्यूशन। जो कर लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा, मुझे करना पड़ेगा तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, देखो केपी आ जाएगा, तो ये केपी आ जाएगा यहाँ से। अब केसी को ये दिया गया है, ठीक है। या मैं कर दूं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो 1 माइनस 0.483, ये जो वैल्यू है 0.517 आ रहा है। तो 0.517 को यहाँ पर तुम रख देते हो, ये नेस्टेड ब्रैकेट में डाल दो। नेस्टेड ब्रैकेट नहीं ले रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 0.517, .0275, ओके। एंड इन दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो होगा 0.0026 डिवाइड बाई 0.0275, 0.956 आ रहा है 9, तो अप्रॉक्सीमेटली ये सेम ही आ रहा है 0.0956 एटीएम। तो इसी के आसपास सोल्यूशन है, कुछ होगा ऊपर नीचे, इसको देख लेना। तो ये तुम्हारा आ रहा है सोल्यूशन, ठीक है। तो केपी वैल्यू ये आ गया। तो केसी कैसे आएगा बेटा, निकाल लोगे रिलेशन से। यस तो इसको नोट कर लो। ये मैंने सॉल्व किया है, थोड़ा सा अजीब सा मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर नेस्टेड ब्रैकेट नहीं ले रहा है, थोड़ा सा सोल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से पार्ट में मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक, अलग अलग पार्ट में। तो इसको नोट कर लो। तो ये केपी है, ठीक है। ये जो आंसर आया यहाँ पर, ये है केपी। तो ये केपी आ रहा है। तो कैसे निकाल लोगे बेटा, केसी आ जाएगा ना, केपी अगर मालूम चल गया तो। यस यस सर, सेम ही आ जाएगा। हाँ, तो केपी आ गया तो केसी भी आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एनजी क्या लोगे, डेल्टा एनजी यहाँ पर 1 होगा ना, इसके लिए डेल्टा एनजी क्या होगा, यस डेल्टा एनजी देखोगे तो Yes. 2 - 1 = 1, तो डेल्टा एनजी यहाँ पर 1 यूज करोगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। देखो यहाँ पर राइट द केपी केसी फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है, तो कर लोगे, एक्सप्रेशन लिख लोगे यहाँ पर। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। केपी और केसी के केवल एक्सप्रेशन लिखना था, यस इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर। और बी पार्ट में दिया गया है यहाँ पर, तो बी पार्ट में भी दिया गया है, इट इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आते हैं। 8 पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3, यहाँ पे जो A गिव्स D, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी बहुत आसान है, यूज करके निकाल लोगे, है ना। तो जो A = इन तीनों को जब तुम ऐड करोगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन को ऐड करोगे तो ये फर्स्ट वाला मिल जाएगा। तो इन तीनों तुम ऐड कर रहे हो, तो क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन तीनों को। K1 मल्टीप्लाई बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30 हो जाएगा, तो K आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये आसान सा था, जो डिफिकल्ट वाला था स्टार्टिंग में ही था। इसको देख लो, एन इक्विलिब्रियम A plus B is in equilibrium with C plus D. A plus B are mixed in a vessel at temperature T. The initial concentration of A was twice and initial concentration of B. After the equilibrium has established, concentration of C was thrice the equilibrium concentration of B. Calculate Kc. तो बहुत सारा चीज यहाँ पर दिया गया है, तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को।
तो यहाँ पर सब रिलेशन दिया गया है, ठीक है। एक को x मान लो तो सेकंड क्या होगा 2x हो जाएगा, जिसका ट्वाइस बोला उसको 2x कर लो, कर लोगे या मैं कर दूं इसको? मैं 10th वाला देता हूँ। 10th वाला क्या है, एक तो होमवर्क देना पड़ेगा ना, एक तो तुम्हें देना ही पड़ेगा होमवर्क के लिए। इसको नहीं करना, 10th वाला नहीं करना है क्योंकि ये आगे क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क है, तो अगर 10th नहीं करना है तो तुम तो 9th तो करोगे ही, ठीक है, तो इसको तुम लोग करोगे। तो 10th वाला मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, इसको मैं करूँ 10th क्वेश्चन करना है लेकिन आगे करना है, वो आगे से यहाँ पर आ गया गलती से। तो 10th वाला होमवर्क है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। ये पहले वाले से आसान क्वेश्चन है, जो पहले फर्स्ट और सेकंड मैंने कराया था उससे आसान है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। ओके, यस तो यहाँ पर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये मैं होमवर्क लगा दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए। तो आगे हम लोग पढ़ना है रिएक्शन कोसेंट्स। रिएक्शन कोसेंट्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। पहले तो देखेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या है, फिर इसका यूजेज क्या है। तो यूज में है प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन के, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तो रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट एक्चुअली जो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पहले का स्टेज या बाद का स्टेज है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग लिखते हैं केसी। अगर मान लो कोई रिएक्शन इस तरह दिया गया, ये रिएक्शन दिया गया है PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम तो हम लोग कैसे लिखते हैं, Kc इज इक्वल टू Cl2 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है ना। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो हम लोग ये लिखते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या करोगे, व्हेन रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम देन सेम रेशियो, जो तुमने रेशियो यहाँ लिया है, सेम रेशियो इज कॉल्ड QC। समझ में आ गया बेटा? अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो जो तुम रेशियो लेते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का जो रेशियो है उसको तुम बोलते हो Kc। लेकिन अगर रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा नहीं है, तो उस पोजीशन पर हम लोग बोलते हैं इस रेशियो को QC, दैट इज आल्सो नोन एज रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। इसको QC बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको QT लिखा जाता है, QT, ठीक है। तो QT लिखा गया हो या QC लिखा गया हो, दोनों का मतलब रिएक्शन कोसेंट है। तो QC इज जनरल टर्म यूज्ड फॉर द अबव गिवन रेशियो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी टाइम जरूरी नहीं वो इक्विलिब्रियम पर हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हो चाहे ना हो, तुम QC हर एक टाइम इंटरवल पर या टाइम पर तुम डिफाइन कर सकते हो। एंड एट द इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल टू KC। सिमिलरली अगर रिएक्शन, देखो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया गया है, तो पार्शियल प्रेशर का जो तुम रेशियो लेते हो वहां पर तुम क्या लिखोगे, QP लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर C क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है वो कंसंट्रेशन का रेशियो है, इसलिए तुमने यहाँ पर C लिख दिया। अगर पार्शियल प्रेशर का तुम रेशियो ले रहे हो तो वहां पर तुम क्या लिखोगे बेटा, वहां पर QP लिखोगे। अगर रिएक्शन इस तरह दिया गया, मान लो एक रिएक्शन दिया गया इस तरह से A+B, ठीक है, A+B गिव्स C टाइम्स C+D, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन दिया गया, तो यहाँ पर QT क्या लिखूं बेटा, QT बताओ क्या लिखूं मैं QC लिख दे रहा हूँ, ठीक है। QC क्या लिखूं बोलो? A नहीं, A नहीं होगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट होता है ना, sorry C पहले प्रोडक्ट होगा, concentration of C into D A into D। into ठीक है। अगर QP में बोल दो QP लिखना है तो QP क्या लिखोगे बेटा बताओ, QP के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? PC PC into PC पावर C, PD into D, PA by P। PA into PD। PA मल्टीप्लाइड बाई PB, ठीक, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट का यूज क्या होता है, प्रेडिक्शन करने में यूज होता है, ठीक है, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ देखो, इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, QC इज इक्वल टू QT इज इक्वल टू KC, ठीक है। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन कोसेंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर बोला जाए
रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जो QC है, QC इज इक्वल टू KC होगा, तो QC इज इक्वल टू KC। और अगर QC का वैल्यू कम हो, जो QC है, QC की वैल्यू कम हो किससे, KC से, तो ये QC है और ये KC है, ठीक है। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इफ QC इज स्मॉलर देन KC, QC को मैंने यहाँ पे लाइन छोटा बना दिया, QC इज स्मॉलर देन KC, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर QC इज इक्वल टू KC है तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। जो रिएक्शन है तुम्हारा इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर QC का वैल्यू KC से ज्यादा हो जाए, ठीक है, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है। ध्यान दिया गया तीनों चीज। इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, Q इज इक्वल टू KC। इफ रिएक्शन, नेट रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब बैकवर्ड, लेफ्ट राइट मतलब फॉरवर्ड, देन QC इज स्मॉलर देन KC। तो ये थर्ड है। तो समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आ गया, किसी कोई डाउट है ना? तो ये तीनों मालूम होना चाहिए था, सबको याद भी हो जाता तुरंत ही, है ना। तो फिर से यहाँ पर ढेर सारे इलस्ट्रेशंस दिए गए, 6-7 इलस्ट्रेशन दिए गए, ठीक है। तो हर एक इलस्ट्रेशन पर जाएंगे। तो नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, the value of Kp for this reaction is 0.035 atm at 400 degrees Celsius when the partial pressure is expressed in atmosphere. Calculate Kc for this reaction। तो कैसे निकाल लोगे, Kp दिया गया तो कैसे निकालोगे, Yes, sir. कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बेटा? सर जो हमारे पास रिलेशन है सर Kp नहीं। is equals to देखो ये जो इक्वेशन है वो अलग है, देखो ध्यान से बेटा, देखो यहाँ पर ट्वाइस H2OG, यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/2O2। तो Kp इस इक्वेशन का Kp दिया गया है, और हमें पहले इस इक्वेशन का Kp निकालना, जो नीचे इक्वेशन दिया गया है इसका Kp निकालना होगा। सो Kp फॉर दिस इक्वेशन, जो ये वाला इक्वेशन, इसका Kp क्या होगा बेटा, पहले इसका Kp निकालोगे ना, Kp फॉर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, है ना। तो कैसे आएगा, इस इक्वेशन को उल्टा करो, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड में है ना, इसको पहले उल्टा करोगे और फिर क्या करोगे बेटा, divide डिवाइड हाँ, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब Kp इज इक्वल टू क्या होगा, 1/0.035 स्क्वायर रूट, ये तो होगा यहाँ पर। यस सर। तो ये Kp, यहाँ पर इस Kp का यूज करोगे तो Kp तुम्हें मिल गया, तो Kc आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन है Kp Kc वाला, उसका यूज करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन काफी लेंदी लग रहा है, सोल्यूशन मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, तो जो मैं बताऊँ उसको समझो, ये हो जाएगा। इसका मैं आंसर मैं लिख दे रहा हूँ कि सोल्यूशन का जो आंसर है, आंसर यहाँ पर दिया गया है Kc इज इक्वल टू 9.7, ठीक है। तो जो Kc का वैल्यू है इसको तुम लोग नोट कर लो। तो सोल्यूशन को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 9.7 यूनिट लेस है, तो यूनिट लेस मतलब कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने कोई मतलब नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट लेस होता है। तो हो जाएगा बेटा, ये कर लोगे ना। Yes. डेल्टा Ng क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा Ng सर so 1 1 कैसे आएगा, सर -1/, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहीं पर 2 आ गया, तो 2 माइनस, देख रहे हो यहाँ पर, ये 1 + 1 2 नहीं हो जाएगा, तो 2 माइनस so yes 2 + 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो डेल्टा Ng यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा Ng इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng, तो Kp तुम यहाँ पर रख लोगे, ठीक है।
RT तुम्हें मालूम है, R का वैल्यू क्या रखोगे 0.0821, टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया होगा 400 डिग्री सेल्सियस, तो 400 प्लस 673 केल्विन टेम्परेचर तुम रख दोगे, और डेल्टा एन जी का तुम रख दोगे यहाँ पर -1/2, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चले। इलस्ट्रेशन Yes, sir. नंबर 2, ठीक है, सेकंड इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पर दिया गया है Kp फॉर दिस इक्वेशन इज 0.4, ठीक है, तो इस इक्वेशन का Kp दिया गया है 0.4। ओके, इफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में है, कार्बन मोनोऑक्साइड एट प्रेशर ऑफ 1 atm इज एक्सप्रेस्ड 1 atm एंड एक्सेस ऑफ FeO, तो FeO क्या है, इसको तुम्हें इग्नोर करना है, तो FeO एक्सेस में दिया गया, तो इग्नोर करो इसको। तो याद रखो जो गैसियस स्टेट में उसका पार्शियल प्रेशर दिया गया 1 atm, ठीक है, तो स्टार्टिंग में केवल CO था, FeO को इग्नोर करना है, 1 atm रहा होगा, 1 atm यहाँ पर दिया भी 0. Kp दिया गया 0.4, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर बगल में कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है, हो गया। तो CO दिया गया यहाँ पर 1 atm, ठीक है, 1 atm ये दिया गया है CO, और इसका जो Kp वैल्यू दिया गया है Kp इज गिवन 0.4, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, बेटा, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, तो निकाल सकते हो यहाँ पर, तो इसको इग्नोर करना है, एक्सेस में है, तो इसको मैं A मान लेता हूँ, ठीक है, इसको इग्नोर करना है। टाइम t = 0 पर CO दिया गया है 1 atm, ये 0 होगा, क्योंकि ये भी सॉलिड, तो इसको भी इग्नोर करना है, ठीक है, देखो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसको इग्नोर करना है, इन दोनों को इग्नोर करना है। टाइम t = इक्विलिब्रियम पर A - x कर सकते हो, यहाँ पर 1 - x कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा, x बनेगा, और CO2 कितना बनेगा बेटा, सेम रेशियो है, तो यहाँ पर भी x बनेगा, X. ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है इक्विलिब्रियम Kp फॉर द इक्विलिब्रियम, Kp दिया गया 4, और पार्शियल प्रेशर दिया गया था 1 atm, तो कितना रेट किया नहीं बताया गया, तो यहाँ पर तुम यूज कर लोगे Kp = Kp क्या है यहाँ पर 0.4 लिख दिया तुमने, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया गया है, x ने लिया है, x 1 - x रख दो, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा 0.4 × 1 - x इज इक्वल टू x, ठीक है। इस तरह सॉल्व करके यहाँ से x निकाल लोगे, x निकल आएगा, ठीक है, x निकाल लिया, ठीक है, तो अब ये सब x का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, तो इक्विलिब्रियम पर CO2 और CO का प्रेशर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर CO का प्रेशर क्या होगा 1 - x, CO2 क्या होगा x होगा, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना, Yes. चलो मैंने इसको ओपन कर दिया, यहाँ देखो x निकाल लिया, x कितना आया यहाँ पर, निकालने के बाद 0.286 आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे 0.286, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO 1 - x, देखो 1 - x, तो ये जाएगा 0.714 atm, दोनों आंसर आ जाएगा, नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लिया, Yes. Yes. तो इस क्वेश्चन को नोट करो, इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लो, काफी बड़ा दिया है, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, 4th वाला नहीं करेंगे, 5th वाला देखिए, छोटा सा देखने में लगेगा, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क है, ठीक बेटा, इसको भी मैं होमवर्क क्लिक कर दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, और ये 5th वाला भी होमवर्क है, ठीक बेटा, इन दोनों को तुम्हें करना है, दोनों होमवर्क को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन दोनों को 3 क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए, तीनों को डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर मैं ओपन कर दे रहा हूँ 5th का आंसर है 0.4,
0.4 0 0.4, तो 3 आंसर यहाँ दिया गया, 3 चीज पूछा गया होगा। H2 Br2 और मिक्सचर 3 चीज पूछा गया है, तो तीनों यहाँ लिखा गया आंसर। और इसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन अपन का तुम लोग नोट कर लोगे सोल्यूशन को। 0.34 दिया गया इसका आंसर, 0.34 मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 0.34। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एनसीईआरटी से ली चैटलियस प्रिंसिपल तुम लोग पढ़कर आओगे, काफी आसान है ना, हम लोग पढ़ लेंगे, आसानी से खत्म हो जाएगा, उसी क्लास में खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में लोग कोशिश करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक बेटा, और इसका जो क्वेश्चन है तुम लोग करते रहो, ठीक है, तुम लोग थर्मल रेंज कर नहीं रहे हो, तो मैं कल इसका डीपीपी में अपलोड कर दूंगा, तो टेस्ट के बाद उसको कर लेना, ठीक है। तो टेस्ट तक मैं तुम लोग फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग थर्मोकेमिस्ट्री करो अभी फिलहाल के लिए, थर्मोकेमिस्ट्री इतने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट में थर्मोकेमिस्ट्री आएगा अच्छे से, और केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्टिंग वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, छोटा मोटा न्यूमेरिकल था और कुछ एक्सप्रेशन थे, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।